हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन हमारे इस नए वीडियो में, है ना। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। तो हम जो है ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन दोनों में से रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन होता क्या है और इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, है ना। प्लस साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है पहले से ही, ताकि हम इनको सॉल्व कर लें, लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। Okay, so I hope that you will be enjoying this video, and I know that many of the students they have studied about refraction, but again we will be studying about refraction in detail, है ना। हम डिटेल में थोड़ा सा रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे कि उसकी प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन होता क्या है। अभी तक तो हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि सर यहाँ पर अगर हम टॉर्च यहाँ पर ऑन करेंगे तो यहाँ से लाइट स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक होने के बाद बाउंस बैक हो जाएगी, है ना। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन तो बहुत कम होता है, और वो मीडियम भी अगर हम लेते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम तब, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन तो बहुत कम होता है, लेकिन लाइट जो रहती है वो उस मीडियम में एंटर कर देती है, और एंटर करने के बाद होता है हमारा प्रोसेस शुरू रिफ्रैक्शन का। और जैसे ही वो मीडियम फिनिश्ड हो जाता है या मीडियम की बाउंड्री फिनिश्ड हो जाती है तो लाइट दोबारा से वहाँ से बाहर निकलती है अपने दूसरे मीडियम में। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस है कि लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करना और उसके बाद उस मीडियम से वापस से पहले वाले मीडियम में आ जाना। ठीक, तो इन्हीं प्रोसेस में होता क्या है, चलो हम एक डायग्राम से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये क्या है, एक ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब जो है आप लोगों को ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा आपके प्रैक्टिकल लैब्स में। अभी तो हम यहाँ शो नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम प्रोसेस समझ लेते हैं। उसके बाद जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो, मान लेते हैं कि हमारा यहाँ लाइट रे है कोई, तो यहाँ पर वो लाइट रे इस ग्लास स्लैब पर स्ट्राइक करता है, और इस ग्लास स्लैब के आसपास का जो एरिया दिख रहा है वो है हमारा एयर। ठीक है, तो एयर में वो लाइट रे ट्रैवल कर रहा है। एयर से लाइट रे ट्रैवल करने के बाद जैसे ही ग्लास स्लैब में आता है तो लाइट की जो स्पीड होती है ना वो कम हो जाती है। ठीक, क्यों कम होती है वो भी हम पढ़ेंगे, तो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लाइट है वो इस तरीके से कम हो गई। ठीक, मतलब ये जो रे है, ये रे को जाना था ऐसे, लेकिन वो वहाँ नहीं गई, वो बेंड हो गई, और जैसे ही ये लाइट रे इस मीडियम को फिनिश करके दोबारा से एयर में जाती है तो उसका पाथ फिर से चेंज होता है। ठीक है, तो इस सिंपल से डायग्राम से आप समझ लो हो क्या रहा है, उसके बाद हम इसको डिटेल में बनाएंगे भी। ये लाइट रे है, लाइट रे ग्लास स्लैब पर आती है, ग्लास स्लैब के अंदर जैसे ही एंटर होता है तो वो लाइट बेंड हो जाती है, और बेंड होने के बाद वो इस ग्लास स्लैब में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्लास स्लैब में लाइट रे ट्रैवल कर रही है, ये थोड़ी सी बेंड हुई है, और जैसे ही ये ग्लास स्लैब के बाद वापस से एयर मीडियम में आती है तो इसका डायरेक्शन फिर से चेंज होता है। तो ये चेंज ऑफ डायरेक्शन क्यों हो रहा है, ठीक, क्वेश्चन ये है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सिंपल वर्ड्स में अगर हम रिफ्रैक्शन को लिखते हैं तो रिफ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, bending of light rays when it travels from, अब ये जो एयर है इसको हम बोलेंगे रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम का मतलब होता है कि इसमें ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आती लाइट को ट्रैवल करने के लिए बड़ा हल्का सा मीडियम होता है, जैसे कि एयर।
ठीक है। तो एयर में हम अपने हाथ ईजिली मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी हाथ को हमको मूव करना हो वाटर में, ठीक है, तो हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा हाथ को मूव करने में। तो जो मीडियम में डेंसिटी कम होती है उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम, और जिस मीडियम की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो यहीं पर हम ये लिखेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम। रेयरर मतलब आपका एयर, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, टू डेंसर मीडियम इज कॉल्ड आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो सिंपल रिफ्रैक्शन को अगर हम एक सेंटेंस में डिफाइन करें तो आप लिख सकते हो कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, ठीक, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है। अब यही जो है, ये जो आपका डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन को इस डायग्राम से हम और समझेंगे। ठीक, जो हमने लॉस पढ़ा था रिफ्रैक्शन के और रिफ्लेक्शन के, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बनता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, ये लाइट रेज तो आपको समझ में आ गई, ये है आपकी इंसिडेंट लाइट, ठीक, और ये है आपकी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ठीक है। अब ये जो आपकी लाइट बाहर आ रही है ग्लास स्लैब में से ट्रैवल करके, तो इसको बोलते हैं हम इमर्ज हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है। तो इस लाइट रे को हम बोलेंगे एमर्जेंट रे या लाइट रे। ठीक है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनाना है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बनाना है, तो बड़ा सिंपल है। जो आपके रिफ्लेक्शन थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वहाँ पर हम इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल बना देते थे। ठीक, यहाँ पर भी हम यही करेंगे। यहाँ पर आप क्या करो, एक नॉर्मल बना दो। ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पर, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर भी ऐसे ही एक लाइट रे आप बना दो। तो ये जो एंगल बन रहा है इस नॉर्मल और इस इमर्जेंट रे के बीच में, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने टाइप के एंगल्स बन रहे हैं, 3 टाइप के एंगल्स बन रहे हैं। ठीक, यहाँ लिख देंगे, इन दिस प्रोसेस वी गेट 3 angles, that is एंगल, ये मैं सिंबल बना रहा हूँ एंगल का, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और तीसरा एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस। ठीक है। तो ये आपके 3 एंगल यहाँ पर बन रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, अब इन्हीं रेज़ को अगर हम यहाँ पर ABCD का नाम दे देते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि जैसे यहाँ पर लिख दो, ये जो एयर मीडियम है और ये आपका ग्लास स्लैब मीडियम है। ठीक है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ यहाँ पर नोटेशंस लिखने रहते हैं और उन्हीं नोटेशंस को यूज़ करके हमको फॉर्मूला लिखना रहता है। ठीक, तो डायग्राम तो हालांकि मैंने छोटा सा बनाया है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। तो यहाँ देखो फिर से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। ठीक, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की स्पीड हो चाहे किसी की भी स्पीड हो, चाहे हमारी खुद की भी स्पीड क्यों ना हो, तो जब भी हम मीडियम चेंज करते हैं ना,
तो हमारी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। और ठीक वही प्रोसेस हो रहा है आपका लाइट रे के साथ। यहाँ पर लाइट रे जो है एयर में मूव कर रही है। ठीक, एक वीडियो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, उसमें आपको टॉर्च का जो वेव्स होते हैं पैरेलल लाइट रेज वो दिखाया था। तो बड़ी फास्ट वो स्पीड में ट्रैवल करते हैं। ठीक, लेकिन अगर जैसे ही उसके सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया या कोई ऐसा मीडियम रख दिया जो एयर के मुकाबले थोड़ा डेंसर है, ठीक, तो वहाँ पर लाइट रे की स्पीड जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो ठीक यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। यहाँ तो लाइट रे बड़ी फुल स्पीड से अपना चले पड़ी है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है। लेकिन जैसे ही इस ग्लास स्लैब में वो लाइट एंटर हुई तो वहाँ पर जो मीडियम मिल गया वो डेंसर मीडियम मिल गया, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे सामने आ गए, उस लाइट रे के सामने आ गए। तो वो लाइट रे क्या हुआ, उसकी जो स्पीड हुई वो कम हो गई। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जो लाइट रे है उसने ट्रैवल करना बंद नहीं किया। ठीक, मतलब इसको बोलते हैं किसी भी लाइट रे का जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब किसी भी इंसिडेंट या इवेंट को होने में लगने वाला टाइम। ठीक, तो वो जो लाइट रे है उसने ट्रैवल करना बंद नहीं किया। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम नहीं हुई, वो ट्रैवल कर रही है, लेकिन जो लाइट की स्पीड है वो कम हो गई। अब लाइट की स्पीड कम हो गई तो भाई सीधी सी बात है, लाइट रे पहले ऐसा जा रहा था, यहाँ पर मीडियम आ गया तो ये लाइट रे बेंड हो गई। इसी बेंडिंग को हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन। और इस पूरे प्रोसेस को हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, फेनोमेना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द फेनोमेना in which there is a bending of light rays when it travel from rarer medium to denser medium is called refraction। ठीक है, चलो अब जल्दी से इसका क्या बना लेते हैं, फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से शो कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और बाकी तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं लाइट रेज की स्पीड को किसी एक मीडियम के लिए, तो आपका फॉर्मूला इस टाइप से यूज़ होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होता है। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला आपका लगता है ये उन्हीं क्वेश्चंस में लगता है जहाँ पर सिर्फ एक मीडियम दिया हो और दूसरा मीडियम जो है जिससे हमको कंपेयर करना है वो या तो वैक्यूम का दिया रहता है या फिर एयर का दिया रहता है। ठीक है, तो ये आपका स्पीड हो गया। अब इसी को आपको नोटेशनल फॉर्म में लिखना है, तो इसको नोटेशनल फॉर्म में लिख देते हैं, n इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और तो मीडियम में आप तो कुछ भी ले सकते हो ना, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अगर लिख रहे हैं तो वैक्यूम के लिए स्पीड ऑफ लाइट को लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट शो करते हैं c से, और मीडियम को हम ले लेते हैं v। ठीक, ये हो गया आपका सिंपल सा फॉर्मूला। अब अगर हमारे पास अलग अलग मीडियम है, जैसे मान लो वाटर है, केरोसिन है, ग्लास है, या कोई अदर ट्रांसपेरेंट जेली है या कुछ भी है, तो अगर हमारे पास वैक्यूम नहीं है और हमको किसी दो अदर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस निकालना है, तब ये वाला फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, या फिर जिसको हम सिंपली बोलते हैं मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे मॉडिफाई होगा, पहले ये लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, 3 तरीके के एंगल्स मिलते हैं हमको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ एमर्जेंस। जो रे बाहर आती है ना किसी भी मीडियम से ट्रैवल होने के बाद, तो उसी को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक, इमर्ज हो रही है मतलब बाहर निकल रही है वो रे। ठीक है,
तो चलो इसको मैं रब कर देता हूँ और बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। टॉपिक आपका बहुत इजी है, लेकिन जब इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं तब कंफ्यूजन होती है कि फॉर्मूला हम कैसे लगाएं। ठीक, चलो देखते हैं वो फॉर्मूला हमको कैसे लगाना है। अब इसी फॉर्मूले को हमको ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे मान लो हमको मीडियम 1 दिया है और मीडियम 2 दिया है। ठीक, अब हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसी फॉर्मूले को हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो n से ही शो करेंगे, इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक, हमारा ये फॉर्मूला है कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में कितना है और मीडियम 1 में कितना है। इसको पढ़ने का भी एक तरीका है, तो इसको हम लिख देते हैं 2 और 1। ठीक, अब ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को आप पढ़ोगे कैसे। देखो ऐसे पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड वन। ठीक है, आया समझ में। फिर से देख लो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, जल्दी से इस फॉर्मूले को लिख लो, उसके बाद फिर मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ। ओके, चलो भाई देखो, एक मिनट यहाँ पर ये जो है इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में वैसा दिया हुआ है। जो नीचे लिखा रहता है वो यहाँ, और जो ऊपर लिखा रहता है वो यहाँ। अब इसको आप पढ़ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट हम लिख देते हैं। तो इसका ऑपोजिट ईटा 2 1 जो मैं पहले लिख रहा था, यही होती है कन्फ्यूजन कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 आ जाएगा ऊपर, और ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, फॉर्मूला तो लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख के उसको हम लोग कोशिश भी करते हैं याद करने की, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अभी ये जो 1 2 और 2 1 वाला हुआ ना, ये इसीलिए होता है क्योंकि हम फॉर्मूले को समझते नहीं हैं। चलो अब समझ लेते हैं फॉर्मूले को कि लिखने का मतलब क्या है और इसको पढ़ते क्या है। ठीक, तो पहला वाला जो फॉर्मूला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा था, 1 और 2 लिखा था। ठीक, तो 1 2 लिखने का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसा पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जो चैप्टर हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम करंट को क्या बोलते थे, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो फ्लो ऑफ चार्ज को तो हम बता रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ठीक इसी तरीके से नीचे वाला जो रहता है वो पहले आ जाता है। तो इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो विथ रिस्पेक्ट वाला जो रहता है वो पहले आता है, और जिस मीडियम का हमें निकालना रहता है वो बाद में आता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपका
पुराने चैप्टर का एक मैंने एग्जांपल लिया था कि विथ रिस्पेक्ट टू को कैसे पढ़ना है ना। तो आप आसानी से पढ़ लोगे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक छोटा सा यहाँ पर एक और फॉर्मूला आता है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो भाई सीधी सी बात है, दोनों ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर n12 इज इक्वल्स टू 1/n21। ठीक, ये क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन टू रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। अब यहाँ पर इंडाइसेस यूज़ कर रहे हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है। इंडाइसेस का मतलब होता है एक से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, फिर से सुनो, इंडाइसेस का मतलब होता है एक से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला या लिख दिया, और यहाँ पर दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया। अब इन्हीं दोनों का रेशियो अगर ले रहे हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन है, तो इसी को बोलते हैं इंडाइसेस। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में अगर आपके न्यूमेरिकल में आता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, तो सीधा सीधा समझ जाना कि वहाँ पर एक से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक, तो चलो ये तो बात हो गई आपकी रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की विथ रिस्पेक्ट टू कैसे पढ़ना है, और इन दोनों दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक, अब हम बढ़ेंगे जल्दी से हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये इसको मैं रब कर देता हूँ और हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स के पास। तो न्यूमेरिकल्स की तैयारी तो मेरे ख्याल से सभी लोग कर रहे होंगे, इज़न्ट इट। बिना न्यूमेरिकल्स के सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा अधूरा टाइप का लगता है। ठीक, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो हमको समझ में कैसे आएगा कि हमने जो पढ़ा है वो हमारे दिमाग में आ गया कि नहीं, इज़न्ट इट। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू केरोसिन। तो हमारे पास आ गए कितने, दो मीडियम। एक मीडियम आया एयर जो कि रेयरर मीडियम है, और दूसरा मीडियम आ गया केरोसिन। तो केरोसिन क्या है, लिक्विड है, तो वो डेंसर मीडियम हो गया। तो मतलब वहाँ पर लाइट रे का बेंडिंग होगा। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47, और ये वैल्यू भी दे दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो जो अभी हम बात कर रहे थे वही देख लो। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर, सॉल्यूशन 5। गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर और केरोसिन का। ये ईटा में बना रहा हूँ, आप चाहो तो सिर्फ एन लिखो जैसा कि आपके बुक में दिया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.47। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक, तो ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट रहता है और नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट रहता है। तो दोनों की जो यूनिट्स होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डायमेंशनलेस या यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। हो सकता है कि आपके कहीं कभी कभी आ जाता है कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डायमेंशनलेस या यूनिटलेस क्वांटिटीज़, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक यूनिटलेस या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है एयर और केरोसिन के लिए।
नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट दिया है इन एयर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले क्या क्या लिखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो भाई हमारे पास क्वेश्चन में ये जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया है। ठीक, अब हमको निकालना क्या है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन। ठीक, तो हमारा बेसिक फॉर्मूला देखो जल्दी से। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन। ठीक है, यहाँ आपका बेसिक फॉर्मूला लग जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम था, तो यहाँ लिख देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन, वैक्यूम की जगह क्या है, एयर, और नीचे आता था आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो मीडियम जो है वो हमेशा हम नीचे लिखते हैं क्योंकि उसी की रिस्पेक्ट जो एयर की रिस्पेक्ट है ना, एयर की रिस्पेक्ट में हमको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन। ओके, जब हमारे पास दोनों स्पीड ऑफ लाइट दी रहती है तभी तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, है ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या हुआ, क्वेश्चन में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का वैल्यू है। तो भाई तीन आपके टर्म्स हैं, तीन टर्म में से दो की वैल्यू ऑलरेडी दी है तो तीसरा कैलकुलेट हो जाएगा। चलो रख देते हैं। तो यहाँ पर इसको नोटेशनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, n इज इक्वल्स टू v अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन। तो स्पीड ऑफ लाइट भी v लिखेंगे और यहाँ कैरोसिन लिख देंगे। ठीक, चलो वैल्यूज़ पुटअप कर देते हैं। यहाँ का स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, तो जो n है, n का वैल्यू है 1.47 इज इक्वल्स टू, इन एयर लिखा हुआ है 3 इंटू 10⁸ और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन हमको निकालना है। ठीक, चलो अब देख लेते हैं। आप सभी को मालूम है कि इस तरीके के कैलकुलेशन में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। हमको इस वीके का फॉर्मूला निकालना है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन का। ठीक है, तो ये कैरोसिन को हम यहाँ ले आते हैं और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.47। ठीक है, अब इस टाइप के कैलकुलेशन को अगर आपको जल्दी से करना है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े से आपके मैथ्स के ट्रिक्स यूज़ हो जाते हैं। देखो ये 1.47 है, अगर इसको हम 1.5 मान लेते हैं, ठीक, वी के इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5। ठीक, तो 1.5 वन ज़ा और 1.5 टू ज़ा कैंसिल हो गया, तो आंसर आया आपका वेलोसिटी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ पर ये यूनिट क्यों आ रही है, क्योंकि हम तो स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन मीडियम में निकाल रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पर ये आपकी यूनिट आ गई। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा बहुत आपके आंसर में जो रहता है वो ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन आपका लगभग इतना वैल्यू आ रहा है। जल्दी से नोट कर लो, और अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो मेरे को आप कमेंट कर देना या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे।
ठीक है, मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल सा था और ये आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो चलो अब मैं इसको रब करता हूँ, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन नंबर 6, सॉल्यूशन नंबर 6। ठीक, अगेन हम फिर से वही क्राइटेरिया अपनाएंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू एयर द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस, ये इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस दिया है। ठीक है, इंडाइसिस ऑफ आइस एंड रॉक सॉल्ट आर 1.31 एंड 1.54। तो चलो लिख देते हैं पहले। गिवन में क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस किसका दिया है भाई, आइस का, तो आइस का यहाँ लिख देते हैं, आइस और एयर का, आइस और रॉक सॉल्ट का, तो 1.31 और रॉक सॉल्ट का दिया है 1.54। ठीक, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो जो पहला आता है, पहला आया रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ आइस, तो पहला वैल्यू जो रहेगा वो आइस का रहेगा, और दूसरा जो है लिखा है रॉक, तो ये दूसरा वाला रॉक का रहेगा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया गिवन। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू आइस। रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस दिया हुआ है आपको, अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू आइस। तो भाई आप लोगों ने पहले ही क्वेश्चन पढ़ लिया है और बेसिक भी पढ़ लिया है, तो लिखेंगे क्या, टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एन किसका, इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू आइस। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, ये निकालना है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट, तो हमारा लिखने का भी तरीका यही हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू आइस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब फॉर्मूला क्या होगा जल्दी से बताओ। यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दिए हुए हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस with respect to rock salt is equals to refractive index of ice with respect to rock salt। ठीक है, जल्दी से दिमाग लगा लेना। वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था N12 इज इक्वल्स टू 1/N21, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। आप लोग जल्दी से सॉल्व करके बताओ, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने से पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लो। क्या लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ आइस एंड रॉक सॉल्ट आर इतना एंड इतना दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिए हैं और साथ ही साथ हमको ये बोल रहे हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू एयर भी है। ठीक, तो यहाँ पर वो जो फॉर्मूला है वो हम पहले नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये भी एक लिखने का तरीका है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, तो इन दोनों को जो कैलकुलेशन करेंगे ना, तो वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा किसका, रॉक सॉल्ट का विथ रिस्पेक्ट टू आइस का। ठीक है, तो चलो जल्दी कुछ नहीं करना है,
ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हमने मतलब क्वेश्चन में जो निकाला होगा, ये निकाला होगा एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में, और ये भी निकाला होगा एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो वही जो बेसिक फार्मूला है, फार्मूला हमारा क्या था कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड इन वैक्यूम। तो वैक्यूम मतलब क्या होता है, एयर, और यहाँ पर स्पीड इन मीडियम। ठीक है, यही बेसिक फार्मूला लगेगा। चलो रख दो यहाँ पर सिंपली, यहाँ पे रॉक का रखना है 1.54 अपॉन 1.31। जल्दी से बता दो कितना आएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब जो पॉइंट होता है, तो ये और ये कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा 154 अपॉन 131। तो यहाँ पर आई, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, आई बेस में लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है या साथ में ले लिखना है। तो 154 को 31 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ कर दो 154 131, 2 से तो जाएगा नहीं, 1 से ही जाएगा, तो 131 आ गया, 4 में से 1 3, 4 में से 3 1, 0.0। तो यहाँ पर तो 130 आ रहा है, फिर एक ज़ीरो बढ़ा दिया, ठीक है, तो फिर एक ज़ीरो बढ़ा दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग 1.0 समथिंग कुछ आएगा। आपकी जो बुक में है, बुक में आ रहा है 1.17, ये आपका आ रहा है 1.17। और क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला में हम दोनों तरफ तो स्पीड ऑफ लाइट रखते हैं, ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो ये आपका एक फॉर्मूला और यूज़ हो गया जो हमने पढ़ा था। ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, बस यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट लग जाता है। ठीक, तो यही जो है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यही आपका मेन चीज़ है। विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमको निकालना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर से उन्होंने पहला निकाला 1.31, फिर 1.54, अब उसके बाद हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है रॉक सॉल्ट का विथ रिस्पेक्ट टू आइस। तो ये भी एक लिखने का तरीका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू आइस। ठीक है, ये निकाल लो, जल्दी से लिख लो, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो आप लोगों ने लिख लिया होगा, या तो मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, चलो नीचे सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, सबसे पहले तो हमको ये देखना है, सॉल्यूशन नंबर 7 गिवन क्या क्या दिया है। जल्दी से देख लेते हैं भाई गिवन में क्या क्या दिया है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही चीज़ रहता है। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू डायमंड विच हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42। तो एयर से जब डायमंड में वो मूव हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 2.42। तो n इक्वल्स टू लिखा है 2.42, यूनिट तो इसकी कुछ होगी नहीं। ठीक, फिर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ये भाई पहले ही बोल दिया है, क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। मतलब वो हम नोटेशन बाद में लिखेंगे,
अब उसके बाद क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 3 इंटू 10⁻, इन एयर मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वैक्यूम को हम शो करते हैं v से, इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस इतनी वैल्यू दी है और इसको सॉल्व करना है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मतलब जो हम वैक्यूम बोलते हैं वो दिया है, और हमको डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितना है वो निकालना है। तो आपका बेसिक फॉर्मूला जो है कौन सा वाला, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम की जगह क्या आ जाएगा भाई, मीडियम की जगह आ जाएगा डायमंड। क्या आ जाएगा, डायमंड। ठीक है, बस। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअली में क्या बना, मैं ऊपर का रब कर देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा शायद अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को आप लोग बता देना कि सर थोड़ा सा राजधानी एक्सप्रेस थोड़ी जल्दी चल रही है, तो हम राजधानी एक्सप्रेस को थोड़ा कॉशन में चलाएंगे। ठीक, तो ये हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो एयर में लिखा हुआ था स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। अब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड मतलब मीडियम, तो मीडियम में तो हमको निकालना था। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाता है ईटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। ठीक, अब ईटा की वैल्यू भी दी है 2.42 इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन वी, या फिर v इक्वल्स टू ये यहाँ गया और ये यहाँ आ गया, तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.42। जल्दी से कैलकुलेट कर लो और बता दो कि कितना आया है। सीधी सी बात है, देखो ये 10⁸ को बिल्कुल भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये 10⁸ वैसे का वैसे ही लिखे रहने दो। इंटू 3 को डिवाइड करना है 2.42 से। ठीक, 3 को डिवाइड करना है 2.42 से। एक सिंपल सा जो लॉन्ग मेथड होता है, लॉन्ग मेथड में ये होता है कि यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर कितने डेसिमल, 1 2 जंप मार रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2 ज़ीरो लग जाएंगे। तो अब आपको 300 को 242 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हालांकि ये कैलकुलेशन लॉन्ग होता है लेकिन वैल्यू आपकी एक्यूरेट आती है। और दूसरा एक मेथड है कि भाई ये 2.42 है मतलब 2.5 के लगभग है, तो 2.5 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो हम अंदाज़न लगा देते हैं कि 1.01 कुछ आएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और अगर आपको कैलकुलेट करना है तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 242 1 ज़ा 242, ये हो गया 8, 9 में से 4 5 और ये 0। अब देखो 58 है 242, तो पॉइंट लगा दिया 0, तो ये हो गया भाई 580। 580 को कितनी बार से, अगर हम इसमें 3 का मल्टीपल करते हैं तो ये तो 600 हो जाएगा, हमको तो चाहिए 580, तो 3 का नहीं करेंगे 2 से करेंगे, तो 1.2, 2 2 ज़ा 4 8 4, ये हो गया 6, ये हो गया 17 में से 8 9 और ये 0.96। तो कैलकुलेशन के बाद जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है v इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁸, यहाँ आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक, दोनों वैल्यूज़ सही हैं क्योंकि हमारा 1 पॉइंट में आंसर आ रहा है। ठीक है,
तो इन्हीं 3 न्यूमेरिकल्स के साथ अब ये वीडियो को हम पॉज करते हैं या स्टॉप करते हैं और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस टाइप की जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप प्रैक्टिस करते रहो, और अगर कोई न्यूमेरिकल्स आपको समझ में नहीं आता है या ये जो नोटेशंस हमने पढ़े थे इनको रीड कैसे करना है अगर वो समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप दैट यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग about these numericals and theoretical portion that we are studying. Okay, so study is very important. ये कभी मत सोचना कि आज तो वीडियो बना हुआ है बहुत ही बेसिक टॉपिक पर, इस बेसिक टॉपिक को पढ़ के हम क्या करेंगे। बट लिसन, समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि यही बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ठीक, तो हमको इनको छोड़ना नहीं है, थोड़ी देर के लिए तो समझना है। अब वो नोटेशंस, ठीक, नोटेशंस आप लोग अब बताओगे मेरे को कि यहाँ पर I और यहाँ पर G और यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो W, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा। ये आपके लिए एक होमवर्क है। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये G फॉर ग्लास है और W फॉर वाटर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता देना। आप जब भी देखोगे तभी मेरे को लगेगा कि हाँ आप लोगों को ये जो बेसिक है वो क्लियर हो गया है। ओके, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सम इम्पॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के। रे डायग्राम्स क्या होते हैं, क्योंकि रे डायग्राम्स पे भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो उन्हीं न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हमको बेसिक तो पता होना चाहिए ना। इसीलिए वी आर ऑलवेज यूज टू फोकस ऑन बेसिक थिंग्स। जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे तो उससे टिपिकल वाले कैसे करोगे। होता ही है, थोड़ा सा मैं टाइम और लूँगा, होता ही है कि हम पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशंस हो जाती हैं एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, येस आई हैव डन द प्रैक्टिस एंड आई एम श्योर इनफ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन द एग्जामिनेशंस। मतलब हम पूरे श्योर हो जाते हैं कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब आप एग्ज़ामिनेशन में जाते हो तो थोड़ा सा डर तो रहता है आपको एग्ज़ामिनेशन का, और वो क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन आप क्या सोचते हो, अरे ये क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया। तो जो आपका बेसिक अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन वही क्वेश्चन या वही प्रॉब्लम दूसरे स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज देयर बेसिक्स आर क्लियर। तो यहाँ पर मैंने जो ये एक एग्ज़ाम्पल दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसको कैसे लिखना है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बता दोगे। ठीक है, तो इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।